आज 19 नवंबर 2020 है और 19 नवंबर को हम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म दिवस मनाते हैं। 19 नवंबर 1917 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि आधुनिक भारत के निर्माता हैं, की छत्र छाया में उन्होंने राजनीति का ज्ञान प्राप्त किया। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 ईस्वी में जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो श्रीमती इंदिरा गांधी सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। और सबसे उल्लेखनीय तथ्य है कि 1965 में जब भारत पाक युद्ध चल रहा था, उस समय वो श्रीनगर में पहुंच गईं। उनको रक्षा अधिकारियों ने मना भी किया, लेकिन फिर भी वो इतनी साहसी थीं कि वो श्रीनगर पहुंच गईं। 1966 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी। और मैं आज के दिन जो है श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य से जोड़ करके देखना चाहता हूं, क्योंकि आज जो सत्तारूढ़ दल है वह हमारे हर एक नेता को राजनीति में घसीटता है, हर एक नेता के नाम पर राजनीति करता है। और इस संदर्भ में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो है कई बार तो नेहरू का वो नाम नहीं लेते हैं और श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं। जब मैं हरिद्वार गया, जहाँ की स्वामी रामदेव का भारत स्वाभिमान आंदोलन चल रहा था, तो उस आंदोलन के अंतर्गत जब मैं हरिद्वार गया तो वहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा पोस्टर देखा जिसमें देश के सभी राजनीतिक नेताओं के फ़ोटो दिए गए थे। आश्चर्यजनक रूप से उसमें जवाहरलाल नेहरू का फ़ोटो नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी का फ़ोटो था। यानी कि इन लोगों की जो राष्ट्रवाद की व्याख्या है, जो इनका राष्ट्र प्रेम है, जो इनका देश प्रेम है, इनकी जो देशभक्ति है, वह एक बड़ी ही विचित्र प्रकार की देशभक्ति है। वे किस नज़रिए से सोचते हैं? वे जिसको चाहें उसको नेता बना दें, जिसको चाहें उसको विद्रोही बना दें, जिसको चाहें नायक बना दें। वे अपने हिसाब से देखते हैं, लेकिन वास्तव में इन लोगों को आधुनिक विश्व की राजनीति की जानकारी नहीं है। आधुनिक विश्व का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, आधुनिक युग में किस प्रकार से लोकतंत्र का निर्माण हुआ है, और इस लोकतंत्र के निर्माण के कारण ही, लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण ही हम आज भारत का एकीकरण भी देख रहे हैं और दुनिया के अनेक विशाल देशों का एकीकरण देख रहे हैं। जब राजाओं महाराजाओं का शासन था तब हर समय लड़ाइयाँ चलती रहती थीं और कभी भी देश की सीमाएं निश्चित नहीं रहती थीं। लेकिन जब से 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब से विश्व में आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा आई है, आधुनिक प्रजातांत्रिक गणराज्य की अवधारणा जब से आई है, तब से हम देख रहे हैं कि दुनिया में जो है वो आधुनिक राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई है, जिसमें कि प्रभुसत्ता जनता के हाथों में होती है। भारत का संविधान शुरू में ही लिखा है कि हम भारत के लोग, यानी कि प्रभुसत्ता जनता के हाथों में है। इस वजह से जो है देश का एकीकरण हुआ है, आधुनिक विचारों के कारण देश का एकीकरण हुआ है। और बिना आधुनिक विचारधारा के जो है इस देश का एकीकरण नहीं हो सकता था। इसीलिए भगत सिंह ने कहा था कि प्रगति अगर हमें करनी है तो हमें पुरातनपंथी विचारों का विरोध करना ही होगा। और पुरातनपंथी रास्ते पर चल करके इस देश में न तो लोकतंत्र की स्थापना हो सकती थी और न ही इस देश का एकीकरण हो सकता था। क्योंकि जब देश को आज़ादी मिली उसके ठीक 1 बरस बाद सरदार पटेल ने भाषण देते हुए कहा था कि जैसी एकता आज हुई है इस देश में, ऐसी एकता सैकड़ों वर्षों बाद हुई है। यानी सैकड़ों वर्षों बाद भारत एक राजनीतिक इकाई के रूप में गठित हुआ था। उसका कारण यही था कि आधुनिक लोकतंत्र के युग में हम पहुंच चुके थे और ये आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा भी जो है यूरोप से
आई थी, आधुनिक शिक्षा के कारण आई थी, आधुनिक मानवतावादी विचारधारा के कारण आई थी। तो इस विषय में मैं सबसे पहले इस तथ्य की ओर ध्यान एकत्रित करना चाहता हूँ कि जो नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया जिस समय, और सबसे पहले मैं उस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब 1929 ईस्वी में नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, उस समय की कहानी भी कुछ इसी तरह की थी जैसी कहानी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुई। जब 1929 में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, उस समय महात्मा गांधी ने कहा कि पुरानी पीढ़ी से नेतृत्व लेकर हम नई पीढ़ी को दे रहे हैं और इसमें बहुत असंतोष है, लेकिन मेरा मानना है कि अब नई पीढ़ी को नेतृत्व देना चाहिए। और उस समय नेहरू जो हैं वो नवीन विचारधारा के अनुयायी थे। वे पूर्ण स्वराज की मांग जो है कर रहे थे और महात्मा गांधी जैसे जो नरमपंथी लोग थे वे अभी भी कुछ समझौतावादी रुख जो है ब्रिटिश शासन से अपनाना चाहते थे। तो सबसे पहले पूर्ण स्वराज की घोषणा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही हुई और उसी अधिवेशन में 1929 के अधिवेशन में ही जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा था कि मैं गणतंत्रवादी हूँ और मैं समाजवादी हूँ। और उन्हीं की विचारधारा पर आगे श्रीमती इंदिरा गांधी भी चलीं। जब वो प्रधानमंत्री बनी तो उनकी सोच समाजवादी थी और समाजवादी सोच के नाते बहुत से लोग सोचते हैं कि नेहरू केवल एक फैशन के लिए समाजवादी थे, लेकिन ऐसा नहीं था। नेहरू जो है सिर्फ एक फैशन के लिए समाजवादी नहीं थे। नेहरू जो थे उन्होंने जो समाजवादी विचारधारा का शासन शुरू किया, उसी वजह से अपने देश में तमाम जगह जमींदारी उन्मूलन हुआ और उत्तर प्रदेश में भी जमींदारी उन्मूलन का कानून पास हुआ। आज जो हमारा जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, अगर जवाहरलाल नेहरू अगर समाजवादी विचारधारा के न होते तो निश्चित रूप से जो है ऐसा कानून पास न होता कि जो तमाम हमारे जो छोटे किसान थे उनको हक मिला और वे तमाम छोटे किसान जो हैं मालिकाना हक पाने में जो है वो समर्थ हुए। तो इंदिरा गांधी के बारे में जो सबसे उल्लेखनीय तथ्य है वो यही है कि जब 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वहाँ कांग्रेस में सत्ता संघर्ष चलने लगा और पुरानी पीढ़ी के जो कांग्रेस नेता थे उन्हें इस बात पर एतराज़ था कि ये नई महिला जो है वो किस प्रकार से जो है आकर के और वो अध्यक्ष वह जो है मतलब प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन यह संघर्ष वास्तव में पुरानी विचारधारा और नई विचारधारा का था, जहाँ मोरारजी देसाई जो हैं पुरानी विचारधारा का नेतृत्व करते थे और जहाँ की वे पूंजीवादी विचारधारा के थे, वहीं श्रीमती इंदिरा गांधी अपने पिता नेहरू के पद चिन्हों पर चलती हुई समाजवादी विचारधारा की थी। जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रकार से कि रूस की तर्ज पर पंचवर्षीय योजनाएं लागू करके देश में लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा चालू किया था, वैसे ही उस विकास के कार्य को श्रीमती इंदिरा गांधी आगे बढ़ाना चाहती थी। और उसी क्रम में जब उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात की तो उस समय विरोध किया मोरारजी देसाई ने और 1969 ईस्वी में उन्होंने उप प्रधानमंत्री पद और वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद जुलाई महीने में 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसी साल राष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ जिसमें कि वीवी गिरी श्रीमती इंदिरा गांधी की वजह से राष्ट्रपति चुने गए, क्योंकि वे भी समाजवादी विचारधारा के थे, मजदूर नेता थे। और उसी वर्ष जो है कांग्रेस का अंत में दिसंबर में विभाजन भी हो गया और श्रीमती इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से तत्कालीन अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने पार्टी से निकाल भी दिया। लेकिन विभाजन के बाद जब कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई
तो कम्युनिस्टों के समर्थन से वो सरकार चली। यानी कि कांग्रेस की सरकार जो थी वो सदैव समाजवादी विचारधारा की थी। कम्युनिस्ट जो कि सर्वहारा समाज का हित चाहते हैं, जो गरीबों का हित चाहते हैं। और इसी के बाद जो है 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा भी जो है दिया था। और मैं इस संदर्भ में यह बताना चाहता हूँ कि 1976 में इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन करके अपने देश के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जो है वो जोड़ा था। तो कहने का अर्थ यह है कि ये आधुनिक युग मानवतावादी युग है और उसी के संदर्भ में श्रीमती इंदिरा गांधी का संघर्ष हुआ। जब जवाहरलाल नेहरू जो हैं प्रधानमंत्री बने तो वहाँ भी यही संघर्ष था। हालांकि पटेल में नेहरू में बहुत समन्वय था और वो समन्वय का समय भी था। उस समय कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। नेहरू ने नेतृत्व संभाला, ठीक है। पटेल कुछ एक सीमित कार्य करके देश के राष्ट्रीय एकीकरण में सहयोग करके चलते बने और नेहरू ने भी जो समाजवाद का रास्ता अपनाया उस रास्ते में भी जो है नेहरू जी लोकतांत्रिक समाजवादी की अवधारणा पर चले और उसी पद चिन्हों पर श्रीमती इंदिरा गांधी जब चलीं तो उनका विरोध हुआ और 1971 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1971 के चुनाव में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जीत गईं और उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और जब देश को आगे लेकर के चल रही थीं तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस समय जो हमारे देश के नेता थे, जो पुराने नेता थे, वो श्रीमती इंदिरा गांधी से चिढ़ने लगे कि इंदिरा गांधी जो है वो नई लड़की जो है वो आकर के उसने देश की सत्ता पर अधिकार कर लिया और पुराने नेताओं को जो है वो बिल्कुल पूछ नहीं रही है। तो उसी समय जो है 1975 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के विरुद्ध आंदोलन चलने लगा और जो कांग्रेस की जो चुनी हुई सरकारें थीं उनको ज़बरदस्ती जो है उखाड़ने का प्रयास चलने लगा। और अंत में जब जयप्रकाश नारायण ने रामलीला मैदान में ये कहा कि पुलिस जो है सरकार का आदेश न माने तो देश में जो आंतरिक अव्यवस्था थी, देश में जो आंतरिक अशांति थी, ऐसे माहौल में फिर श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो है आपातकाल लागू किया। तो ये वास्तव में देश में उथल पुथल का दौर था और हम ये मानते हैं कि देखिए देश में जो समाजवाद है और धर्मनिरपेक्षता है इसको आगे बढ़ाने में श्रीमती इंदिरा गांधी का योगदान रहा। और 1977 में जब जनता पार्टी चुनाव जीत गई, इसके बाद फिर जो है जनता पार्टी में भी झगड़ा सदैव रहा और मोरारजी देसाई भी अधिक दिन तक प्रधानमंत्री नहीं रह पाए। और 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से सत्तारूढ़ हुई और 1980 में सत्तारूढ़ होने के बाद राष्ट्रीय एकता के लिए ही 31 दिसंबर 1984 को उनका बलिदान हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि ठीक है कि आरोप लगाया जाता है कि इमरजेंसी उन्होंने लागू किया और लोकतंत्र के लिए वे एक तरह से खतरा बन गई, लेकिन उन परिस्थितियों को भी देखना चाहिए कि देश में जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जो हैं परिवर्तनवादी थीं, वो समाजवादी विचारधारा की थीं, वो नए ढंग से समाज का निर्माण करना चाहती थीं। लेकिन अभी भी देश में पुरातनपंथी विचारधारा के लोग जो हैं थे और वे जो हैं पूंजीवादी विचारधारा को बनाए रखना चाहते थे। खैर, हमारा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। लोकतांत्रिक समाज की अवधारणा पर चल करके ही जो है हमारे इस देश का, आधुनिक भारत का जो है निर्माण हुआ है। और इस संदर्भ में मेरा अंत में यही कहना है कि जो लोग ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के कारण जो है भारतीय संस्कृति की कहीं उपेक्षा हुई है या कांग्रेस के शासन में या श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में हिंदुत्व की कहीं उपेक्षा हुई, तो ये सब आरोप गलत है। जैसे कि अब इस समय धर्म को फिर से राजनीति के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन यह जान लेना होगा कि अगर हम धर्म को राजनीति के क्षेत्र में लाएंगे तो इसका परिणाम जो है अच्छा नहीं होना है। क्यों कि जब 17वीं 18वीं शताब्दी में जब यूरोप में आधुनिक चिंतन प्रारंभ हुआ
तो धर्म, देवी देवताओं और प्रकृति इन सब से मुक्त होकर के जो है मानवतावादी चिंतन प्रारंभ हुआ। ऐसा समाजशास्त्रियों का मानना है कि यह चिंतन धर्मनिरपेक्ष चिंतन था और उस धर्मनिरपेक्ष चिंतन के आधार पर ही आधुनिक युग में लोकतंत्र का विकास हुआ और भारत को तो बना बनाया लोकतंत्र मिल गया। बिना धर्मनिरपेक्षता के हम सच्चे लोकतंत्र की कल्पना जो है वो कभी कर ही नहीं सकते हैं। और यह आरोप भी बिल्कुल बेबुनियाद है कि इस धर्मनिरपेक्ष शासन में कहीं से भारतीय संस्कृति की उपेक्षा हुई, या फिर कहीं भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर संकुचित अर्थ में भारतीय संस्कृति को ये लोग राष्ट्रवादी राजनीति करने वाले लोग, या मतलब हम तो इनके नकली राष्ट्रवादी कहते हैं, ये लोग अगर संकुचित अर्थ में भारतीय संस्कृति को हिंदुत्व मानते हैं या हिंदू धर्म मानते हैं तो कहीं जो है हिंदुत्व की भी उपेक्षा नहीं हुई है। जैसे कि योगी जी कहते हैं कि हमारे देश में राम का सम्मान नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देश में राम का सदैव सम्मान होता है। हमारी जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, चाहे हिंदी है, चाहे तेलुगु है, चाहे तमिल है, चाहे जो है वो असमी है, मणिपुरी है, मराठी है, सब जगह रामकृष्ण की गाथा ही पढ़ाई जाती है। सीबीएसई के पाठ्यक्रम में 6ठी क्लास में रामायण पढ़ाई जाती है, 7वीं क्लास में महाभारत पढ़ाई जाती है और रेडियो दूरदर्शन की शुरुआत जो है वंदे मातरम से ही होती है। और जब 2005 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार थी तो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने वंदे मातरम को सुबह की प्रार्थना में शामिल करने के लिए भी कहा था। हमारा जो राष्ट्र चिन्ह है उसमें सत्यमेव जयते लिखा है। हमारे जो तमाम विभाग हैं केंद्र सरकार के उसमें जो है संस्कृत से ही वाक्य लिए गए हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः, फिर योगक्षेमो वहाम्यहम् विद्ययामृतमश्नुते, इस प्रकार के जो तमाम वाक्य जो हैं वो लिए गए हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है इस धर्मनिरपेक्षता के कारण कभी भी जो है इस देश में हिंदू धर्म की कोई उपेक्षा नहीं हुई। देश में इस समय 24 संस्कृत विश्वविद्यालय चल रहे हैं, जिसमें से कि 20 संस्कृत विश्वविद्यालय जो हैं वो कांग्रेस के शासन काल में ही जो है बने हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो ये नकली राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाले जो लोग ये कहते हैं कि नकली धर्मनिरपेक्षता है या असली धर्मनिरपेक्षता है, तो वह बात भी सही नहीं है। दूसरी ओर जो सबसे मुख्य बात जिसकी ओर मैं सजग करना चाहता हूँ कि अगर कि आधुनिक युग में धर्मतंत्र और राजतंत्र के चंगुल से मुक्त करके लोकतंत्र की स्थापना की गई है और अगर फिर से हम लोग अगर चलेंगे धर्म के रास्ते पर, जैसा कि धर्म को फिर से राजनीति से जोड़ने का प्रयास हो रहा है और इसीलिए एक साधु सन्यासी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो यह एक गलत संकेत है, यह खतरनाक संकेत है। अभी तो यह विचार बहुत मज़ेदार आ रहा है, लेकिन यह धर्मतंत्र अंततः लोकतंत्र के लिए घातक होगा और यह देश में विघटन को भी बढ़ावा देगा। क्यों कि आज जो देश की एकता है, जो देश का एकीकरण हुआ है, वह देश का एकीकरण जो है लोकतंत्र के कारण ही हुआ है और बिना धर्मनिरपेक्षता के लोकतंत्र की कल्पना, हम सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो फिर धर्म से आप राजनीति को जोड़ेंगे, फिर जो है सांप्रदायिक राजनीति करेंगे, तो फिर लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा और जब यह लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा तो अंततः जो है फिर जो है देश में विघटन होगा और जब विघटन होगा तो इसका एकीकरण समाप्त होगा, तो यह फिर इसकी जो स्वतंत्रता है वह भी खतरे में पड़ जाएगी और जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसकी जिम्मेदारी भी अधिक है और स्वतंत्रता या परतंत्रता का सुख दुख भी बहुसंख्यक हिंदू समाज को ही भोगना पड़ेगा। तो जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पर बहुत चालाकी दिखा रहे हैं उन सबको मैं सजग करना चाहता हूं कि वे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बताए हुए रास्ते पर ही चलें। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर जब चलेंगे, जब धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर ये देश चलेगा, जब समाजवाद की अवधारणा पर ये देश चलेगा, तभी जो है इस देश का भला हो सकता है, इस देश की राष्ट्रीय एकता सुरक्षित रह सकती है और इस देश की आज़ादी को भी जो है हम तभी सुरक्षित रख सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा चालाकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है बिना आधुनिक विचारधारा के। और एक चीज़ सबसे अंत में मैं बताना चाहता हूँ
कि जो लोग समझते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उसका अर्थ जो है सिर्फ ये था कि उन्होंने कुछ विकास की योजनाएं लागू कर दी। ऐसा नहीं है। इस देश का जो एकीकरण हुआ है और आधुनिक युग में जो हम इतना बड़ा ये देश देख रहे हैं, तो आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जवाहरलाल नेहरू का यह भी मुख्य कार्य था कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता स्थापित की। क्योंकि 1952 में उन्होंने कहा कि अपने देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक राष्ट्रीय एकता है, और 1957 ईस्वी में वो ये कह रहे हैं कि देश के लिए आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन आर्थिक विकास से भी बढ़ कर के महत्वपूर्ण कार्य है कि देश के लोगों की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक एकता स्थापित की जाए। तो हमें ध्यान में रखना होगा कि ये जो राष्ट्रीय एकीकरण हुआ है, जो हम इस आधुनिक भारत को देख रहे हैं, तो यह भी आधुनिक विचारधारा के कारण हुआ है। और अगर हम पुरातनपंथी विचारों की ओर जाएंगे और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को समाप्त करेंगे, तो फिर से अगर हम इस लोकतंत्र को धर्मतंत्र के चंगुल में ले जाएंगे तो ये लोकतंत्र समाप्त होगा, जनता की प्रभुसत्ता समाप्त होगी, फिर एकीकरण की भावना समाप्त होगी और फिर हमारी स्वतंत्रता जो है खतरे में पड़ जाएगी। तो आज के दिन मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके जन्मदिन पर, और ये खुशी का दिन है कि जहाँ की ऐसी महान विभूति का अवतरण हुआ। और मैं तो यही देख रहा हूँ कि उनका परिवार इस समय भी आगे भी अच्छी सेवा कर रहा है देश की। और राहुल प्रियंका जो कि नए राजनीति में जो है जिनका अवतरण हुआ है, तो इस परिवार के लोगों का दिल विशाल है, बहुत ही उदारता इनमें है, बहुत समन्वय की भावना है। इसके मुकाबले में जो प्रतिपक्षी लोग हैं उनका दिल छोटा है, वो योग्य व्यक्तियों का, विद्वानों का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन ये राहुल और प्रियंका ये दोनों योग्य व्यक्तियों का, विद्वान व्यक्तियों का सम्मान करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर हमें देश की आज़ादी को सुरक्षित रखना है तो हमें जो है जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के बताए हुए रास्ते पर ही चलना होगा। धन्यवाद।